जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान के हैं। आज क्लास 4 है, क्लास 1 और 2 3 हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था यानी धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह चंद्रगुप्त ने नहीं धारण की थी, समुद्रगुप्त ने धारण की थी और विष्णुगुप्त ने भी नहीं धारण की थी और चंद्रगुप्त ने धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और डी। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है, तो वह है चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य को और क्या कहा जाता है, तो वह कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कथन बी है, दक्षिणी अयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन बी गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है और लेकिन बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है यह है क्या विषुवत रेखा है। यह विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा है और ऊपर जो है वह है 23.5 अंश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है और नीचे जो है यह 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यह क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा है और नीचे जो है यह है दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कथन ए में कह रहा है 21 जून को उत्तर अयनांत, यहाँ उत्तर में अयनांत तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य जो होता है वहाँ यह लगभग इस तरफ होता है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध से जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वह किस पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर। यह 23.5 अंश उत्तर में जो है यह है कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण में जो है वह है मकर रेखा। तो यहाँ किरणें कहाँ पहुँचेंगी, तो कर्क रेखा पर। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। कथन बी में है दक्षिणी अयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दक्षिणी अयनांत 22 जनवरी को सूर्य जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो वह कहाँ, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो यहाँ बोल रहा है कर्क रेखा पर, तो यह भी क्या है, गलत है। तो कथन ए और कथन बी दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करिए। कथन ए है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और कथन बी है, ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है। तो विकल्प है, तो कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और सही विकल्प का आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कथन ए है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, तो यह सही है। और कथन बी है ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है, तो यह गलत है। कथन बी गलत है और कथन ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संहित के निर्माण के लिए मुख्य खनिज है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिना, थर्ड ऑप्शन है सिलिका और लौह, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम और एल्यूमिना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की संरचना यानी महाद्वीपीय संरचना के निर्माण में कौन सा खनिज होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका एल्यूमिना जो है वह पृथ्वी की संरचना के निर्माण में जो खनिज है वह है सिलिका और एल्यूमिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है खनिजों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ऑप्शन बी है यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और ऑप्शन सी है पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, और ऑप्शन डी है किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन गलत है वही सही होगा। तो गलत कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं। यहाँ बोल रहा है खनिज जो हैं वह पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, तो यह गलत है। समान रूप से नहीं, कहीं कहीं खनिज जो है वह पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। सारणीबद्ध चार्ट, कचनात्मक रूपरेखा, वर्गीकरण चार्ट और प्रवाह चार्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रवाह चार्ट। पूछा है कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया चरणों को प्रदर्शित करता है, तो वह है ऑप्शन डी प्रवाह चार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। तो परियोजना कार्य, व्याख्यान, क्षेत्र कार्य, परिचर्चा। सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन कह रहा है रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण कार्य का एक तरीका है, तो वह कौन सा तरीका जो है वह उत्तम है। परियोजना कार्य जो है यह सही होगा। व्याख्यान जो होगा वह गलत होगा। सिर्फ शिक्षक जो है वह व्याख्या देकर समझा रहा है, तो वह गलत है। क्षेत्र कार्य यानी भ्रमण कार्य यह भी सही होगा। परिचर्चा यानी छात्र और शिक्षक के बीच में जो चर्चा है वह भी क्या होगा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए सी डी। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में, ए सी डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक अध्ययन डैश डैश के विकास में मदद करते हैं। तो आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर और आर्थिक पक्ष के स्तर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन में जो मदद करते हैं वह है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। फर्स्ट ऑप्शन आर्गन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है हीलियम, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है। क्वेश्चन जो कह रहा हुआ है वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है वनों की कटाई और मृदा अपरदन। सेकंड ऑप्शन है दावानल यानी जंगल की आग और भूस्खलन। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। फोर्थ ऑप्शन निर्माण कार्य और शिकार। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन सी विधियां सही होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए वनों की कटाई, मृदा अपरदन या क्या गलत होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। और दावानल जंगल की आग और भूस्खलन यह भी क्या गलत है। और निर्माण कार्य और शिकार यह भी वन्य जीव संरक्षण के लिए सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। यह क्या है वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे उत्तम तरीका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पूछा है शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। ए है कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। बी है एसाफेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। और सी है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। और डी है शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन कह रहा है शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, तो कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, तो यह सही है। और एसाफेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, तो यह गलत होगा। और भीड़, यह भी सही होगा। एसाफेल्ट निर्मित सड़कें जो गर्म हो जाती हैं यह भी सही है। और सी है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, तो यह भी सही होगा। शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं, यह गलत है। शहरों में ज़्यादा खुले स्थान और पेड़ नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन जिस ऑप्शन में वह गलत होगा, तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे और चौथे में डी ऑप्शन है, तो यह क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, वर्षा निर्भर कृषि और कृषि का मशीनीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके का सही विकल्प चयन कीजिए। तो उर्वरक और उपज वाले बीजों का प्रयोग यह सही होगा। और बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके यह भी सही होगा। और वर्षा निर्भर कृषि यह गलत होगा। वर्षा निर्भर जो है कृषि गलत होगा। और कृषि का मशीनीकरण यह भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा और बी होगा और डी होगा। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का एक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का एक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, महान्यायवादी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पूछा है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह है अनुच्छेद 153 में। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है,
राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो गुजरात में कौन स्थित है जो हड़प्पा कालीन नगर है? तो धौलावीरा और मेहरगढ़, बी है कोलदीवा और राखीगढ़ी, लोथल और कोलदीवा, और धौलावीरा और लोथल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? पेन नहीं चल रहा था, इसी कारण वहाँ राष्ट्रपति नहीं लिखा गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो वह जो स्थित है धौलावीरा और लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा और लोथल, जो कि हड़प्पा कालीन नगर है। वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने, हरिदास ठाकुर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, या घासीदास ने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई थी वह 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो वह ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।